प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग क्लास 11th की बायोलॉजी पढ़ने चल रहे हैं। यूनिट नंबर फर्स्ट है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। हालांकि इसके पहले हम लोगों ने इसके सेकंड फेज से सेल से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, पढ़ रहे थे टीएचटी वाली क्लास में। लेकिन अब आपको हम लोग सीक्वेंस वाइज चलेंगे, यूनिट नंबर फर्स्ट से लेकर के यूनिट नंबर 5 तक 11th में, और क्लास 12th की भी क्लास स्टार्ट कर दी गई है। तो उसमें भी हम लोग अगर पढ़ेंगे तो उसको भी सीक्वेंस से पढ़ते हुए यूनिट नंबर 6 से लेकर के यूनिट नंबर 10 तक जाएंगे। तो सारी चीज़ें एक एक करके सीक्वेंस हम लोग पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे जो दिया गया है, जो यूनिट नंबर फर्स्ट है क्लास 11th की बायोलॉजी में, वो है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। यानी लिविंग संसार, जो लिविंग थिंग्स हैं या लिविंग संसार है, इस लिविंग संसार में पाए जाने वाले लोगों में विभिन्नताएं क्या हैं, उन्हीं विभिन्नताओं के बारे में डिस्कस करना है। इस यूनिट में हमारे बेसिकली 4 चैप्टर दिए गए हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट है द लिविंग वर्ल्ड, पूरे लिविंग संसार के बारे में पढ़ना है, जिसमें हमारी टॉपिक जो इंक्लूड की गई हैं, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में सेपरेशन आपको बताना है, क्या बेसिक डिफरेंस है, वो बेसिक डिफरेंस को बताना है। किस थिंग्स को हम लिविंग कहते हैं, किसको नॉन लिविंग कहते हैं, इसके बारे में भी वहाँ पे आइडेंटिफिकेशन दिया गया है। ठीक है। उसके बाद बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस किया गया है। टेक्सोनॉमिक एड्स दिए गए हैं, यानी स्पीसीज क्या होता है, फाइलम क्या होता है, जेनरा क्या होता है। ठीक है। वहाँ पे आर्डर क्या है, क्लास क्या है, जीनस क्या है, स्पीसीज क्या है, सबके बारे में डिस्कस किया गया है। फाइलम से लेकर के किंगडम से लेकर के स्पीसीज तक के सारे टेक दिए गए हैं। उसके बाद आपके कुछ टॉपिक दी गई हैं, जैसे कि जूलॉजिकल पार्क है, बायो जियो रिजर्व पार्क है, उसके बाद नेशनल पार्क है। उसके बाद फिर आपका क्या दिया गया है वहाँ पे, अगर देखेंगे तो आपको दिया गया हर्बेरियम प्रिपरेशन है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है। बॉटनिकल पार्क, हर्बेरियम प्रिपरेशन, तो ये सारी चीज़ें चैप्टर नंबर फर्स्ट में दी गई। चैप्टर नंबर सेकंड की बात करें तो यहाँ पे दिया गया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पहले तो 2 सिस्टम क्लासिफिकेशन दिए गए हैं, फिर उसके ड्रॉबैक डिस्कस करना है। ड्रॉबैक के बाद फिर हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो उसमें जो हमारी टॉपिक दी गई हैं वह टॉपिक आपकी हो जाती है 5 किंगडम्स सिस्टम क्लासिफिकेशन, जिसे आर एच विटेकर द्वारा दिया गया था 1969 में। इन सबको डिस्कस करना। 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में यू आर आल्सो नो डैट कि फर्स्ट किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन कॉल्ड मोनेरा, सेकंड दैट कॉल्ड प्रोटिस्टा, एंड थर्ड किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन आर फंजाई, एंड फोर्थ द प्लांटी, एंड फिफ्थ द kingdom animalia. But last of the two kingdom system classification, kingdom plantae and kingdom animalia, are separate chapters. That is the long chapter and separated to the in topic chapter number 3 and chapter number 4। तो यहाँ चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 में आपके दो किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन के, जो 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन के जो दो किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन है, उसे सेपरेट चैप्टर में दिए गए हैं। और टीजीटी के जो हमारे मित्र देख रहे हैं वो लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं टीजीटी और पीजीटी में इन दोनों के बारे में पढ़ना है। हालांकि 5 जो किंगडम प्लांटी, इसमें हमको बेंथम एंड होकर का क्लासिफिकेशन पढ़ना है। और 12th में या 11th में जो कोर्स है हमारा 11th में, इसमें बेंथम होकर का क्लासिफिकेशन नहीं दिया गया है। तो इसको हम लोग पहले 5 बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर दिएंगे उसको पढ़ेंगे, और उसके बाद बेंथम होकर का क्लासिफिकेशन हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो हमारी टॉपिक कवर हो जाती है। क्लियर है। अब चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, और एक एक करके आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। अब मोस्टली होता क्या है कि हम लोग जो इंट्रो की चीज़ें होती हैं इन्हें छोड़ देते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, इंट्रो में आप देखेंगे कई चीज़ें ऐसी हैं जो इंट्रो में आपको बहुत बेनिफिशियल है, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो जब भी आप बुक पढ़ना शुरू करिए, इंट्रो की चीज़ें छोड़िए मत, इंट्रो की चीज़ें ज़रूर पढ़िए। अब मैं थोड़ी सी स्लो स्पीड में चलूँगा ताकि आप अच्छी तरह से सारी चीज़ों को समझ सकें। सबसे पहले यहाँ पर अगर देखेंगे, एक सेकेंड, हाँ, अब देखिए, बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेस। कह रहा है बायोलॉजी ऐसी साइंस है जो लिविंग थिंग्स के फॉर्म्स के बारे में आपको बताती है। इसीलिए बायोलॉजी को लाइफ साइंस भी कहा जाता है। आप जानते हैं बायोलॉजिकल साइंस को लाइफ साइंस भी कहते हैं। तो लाइफ के जो फॉर्म्स होते हैं उसके बारे में बताते हैं, यानी जो प्रोसेसिंग होती है लिविंग थिंग्स की, उस सभी के बारे में कहाँ पढ़ते हैं, बायोलॉजी में पढ़ते हैं। आप जानते हैं द लिविंग वर्ल्ड कंप्राइजेज एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज। कहला जो लिविंग वर्ल्ड है या जो संसार है, ये क्या है, अमेजिंग डाइवर्सिटी पाई जाती है। इसमें बहुत बड़ी डाइवर्सिटी पाई जाती है। इवन एक ही फैमिली में पाए जाने वाले कुछ चाइल्ड के बारे में अगर आप स्टडी करेंगे तो वहाँ आप देखेंगे सब में डाइवर्सिटी है। आप एनिमल प्लांट में डाइवर्सिटी है, एनिमल एनिमल में डाइवर्सिटी, स्पीसीज में डाइवर्सिटी पाई जाती है। तो बहुत बड़ी डाइवर्सिटी पाई जाती है। इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, तो उसमें डाइवर्सिटी कैसे डिफाइन की जाती है सब कुछ पढ़ेंगे वहाँ पे। अर्ली मैन कुड इजली
परसीव द डिफरेंस बिटवीन इनएनिमेट मैटर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। कह रहा जो पहले के व्यक्ति थे वो लोग आसानी से सेपरेट कर सकते थे कि कौन सी नॉन लिविंग थिंग्स हैं और कौन सी लिविंग थिंग्स हैं। ठीक, डिफरेंस बिटवीन इनएनिमेट मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग्स, इसे हम लोग क्या कहते हैं नॉन लिविंग थिंग्स, और इसे लिविंग थिंग्स तो कहते हैं। इनएनिमेट और एनिमेट, एनिमेट मतलब होता है लिविंग थिंग्स, इनएनिमेट मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, अर्ली मैंस डिफाइंड सम ऑफ द इनएनिमेट मैटर। इनएनिमेट मैटर को पहले के मनुष्य ने डिफाइन किया किस में, जैसे विंड है, सी है, फायर है, ये सब किस में आते हैं, किस में आते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के अंतर्गत आते हैं, या जिसे हम लोग एक टर्म में कहते हैं एबायोटिक मैटर कहते हैं। आप जब इकोलॉजी पढ़ेंगे तो इकोलॉजी में इसी चीज़ का नाम बदल जाएगा, और इकोलॉजी में क्लास 12th में है इकोलॉजी, इकोलॉजी में इसी का नाम चेंज होकर के क्या हो जाएगा एबायोटिक मैटर एंड बायोटिक मैटर। तो एबायोटिक थिंग्स क्या हो जाएंगी, जो है विंड है, एयर है, सी है, ग्रेविटी है, फोर्स है, ये सब किस में आ जाते हैं एबायोटिक थिंग्स, या आप इन्हें इनएनिमेट मैटर कह सकते हैं या नॉन लिविंग थिंग्स कह सकते हैं, तीनों की मीनिंग एक ही होती है। क्लियर है। एंड सम एमंग्स द प्लांट एंड एनिमल, और कुछ ऐसे होते हैं जो प्लांट और एनिमल होते हैं जैसे कि लिविंग थिंग्स। ठीक है, एक कॉमन फीचर कह रहा है कि एक कॉमन फीचर ऑफ all such forms of inanimate and animate object was the sense of awake or fire away or fire that they evoked। कह रहा है कि इसमें सेंस ऑफ मैटर पाए जाते हैं, सेंस ऑफ फियर के पाए जाते हैं, कुछ सेंस फियर के पाए जाते हैं, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि इन दोनों में सिमिलरिटी पाई जाती है। हालांकि जब आप आगे पढ़ेंगे तो इसमें डिफरेंस आपको मिल जाएंगे, तो उस पॉइंट पर ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता नहीं। द डिस्क्रिप्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन इंक्लूड होता है, ह्यूमन बीइंग भी इंक्लूड है, किसमें, लिविंग में। मच लेटर इन द ह्यूमन हिस्ट्री, ह्यूमन हिस्ट्री में कौन आता है, ह्यूमन बीइंग भी आता है, जो किसमें आता है, लिविंग थिंग्स के अंतर्गत आता है, ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। सोसाइटीज विच इंड्यूस्ड एन एंथ्रोपोसेंट्रिक, तो सोसाइटीज विच इंड्यूस्ड an anthropocentric view of biology could register limited progress in biological knowledge। कह रहा है एंथ्रोपोसेंट्रिक मतलब होता है मानव केंद्रित या मानव को आधार पे रख करके, यानी सोसाइटी की अगर हम बात करें तो सोसाइटी जो होती है लिप्त होती है, इंडिविजुअल मतलब क्या होता है, लिप्त होना या जुड़ा होना या पाया जाना, लिप्त होना किससे लिप्त होती है, एंथ्रोपोसेंट्रिक मतलब होता है मानव के केंद्र में रख करके। यहाँ पे जो बायोलॉजी है किसको केंद्र में रख करके इसकी सोसाइटी बनाई जाती है, मानव को केंद्र में रख करके इसकी नॉलेज की या इसकी सोसाइटी प्रिपेयर की जाती है। ठीक है, सिस्टमैटिक्स एंड मोनोमेंटल डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ फॉर्म्स ब्रॉट इन आउट ऑफ नेसेसिटी डिटेल्ड सिस्टम ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। आपको ये सभी चीज़ पढ़नी है। किसी भी आर्गेनिज्म का क्या करना है, आपको आइडेंटिफिकेशन करना है, उसका नॉमेनक्लेचर करना है एंड उसका क्लासिफिकेशन करना है, यानी उसके बारे में वर्गीकरण करना है। कैसे करना है हम आपको बताएंगे। सब फर्स्ट ऑफ थिंग्स कि यू आर आइडेंटिफाई टू एनी ऑब्जेक्ट, एनी ऑर्गेनिज्म, एनी थिंग्स, पहले आप क्या करते हैं उसे आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसका क्या करते हैं नॉमेनक्लेचर करते हैं। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है इस जहान में जिसे आप कोई ना कोई संज्ञा होती है, यानी कोई न कोई नाउन से उसे क्या किया जाता है, बुलाया जाता है, उसका नाम रखते हैं। आप मिठाई की दुकान पर जाते हैं, शीशे के अंदर लगी हुई मिठाइयों को आप देखते हैं और कहते हैं भैया ए वाली मिठाई दे दीजिए, तो सामने से जो शॉपकीपर होता है वो आपको बताता है भैया इसका नाम ए है। उसी तरह से कोई भी आर्गेनिज्म होगा तो उसका कोई ना कोई नाम होगा, तो उसको अलग अलग नाम से लोग पुकारते हैं। कैसे, बाय, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर तो वहाँ बताएंगे साइंटिफिक नेम क्या होता है और कैसे रखा जाता है, कैसे पढ़ते हैं। बस यहाँ पे इतना जानिए कि आइडेंटिफिकेशन होता है, फिर नॉमेनक्लेचर, फिर उसका हम क्या करते हैं क्लासिफिकेशन करते हैं। द बिगेस्ट स्पिन ऑफ सच स्टडीज वाज द रिकॉग्नाइज ऑफ द शेयरिंग ऑफ द सिमिलर। अब कह रहा है कि यहाँ पे आपको क्या करना है, उसके बारे में रिकॉग्नाइज करना, पहचानना, उसकी सिमिलरिटी को पहचानना, उसके हिसाब से रखना है। अब यहाँ पे आपको कुछ खास नहीं मिलेगा इसमें जो है ये सारी चीज़ें, आप बस ये तीन चीज़ों पे फोकस करते हैं, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। नीचे आ जाइए और यहाँ पे आइए तो एक वैज्ञानिक आपको मिल जाएंगे जिनको आपको थोड़ा सा बस टीचटी वाले हमारे मित्र ध्यान देंगे। इनका नाम है अर्नेस्ट मेयर, कुछ लोग अलग अलग नाम से पढ़ते हैं।
अर्नेस्ट कुछ लोग कहते हैं, लेकिन अर्नेस्ट मेयर हैं ये। अर्नेस्ट मेयर के बारे में एक चीज़ कहा जाता है, इन्हें 19वीं सेंचुरी का डार्विन कहा जाता है। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है, इसीलिए हम इनको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। तो एक कहाँ के, जर्मनी के साइंटिस्ट हैं, लेकिन इनको कहा जाता है क्या, द डार्विन ऑफ 20वीं सेंचुरी, 19वीं सेंचुरी नहीं, माफ करिएगा, 20वीं सेंचुरी के इन्हें डार्विन कहा जाता है। ठीक है, आप अपनी एनसीईआरटी में देखिए तो इनमें दिया गया है डार्विन आप 20वीं सेंचुरी, यानी 20वीं सेंचुरी का ये क्या कहलाते हैं, डार्विन कहलाते हैं। आपको बस यही इतना याद रखना है कि इन्हें क्या कहा जाता है, 20वीं सेंचुरी के डार्विन कहा जाता है। क्लियर है? बाकी कोई ऐसी चीज़ यहाँ पे नहीं है जो आपको जानना चाहिए। आपके पास बुक है, आप पढ़ लीजिए, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है जिसको आपको जानना है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। अब आपका चैप्टर स्टार्ट होता है और चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपका द लिविंग वर्ल्ड, यानी संसार पूरा, जो जीवित संसार है, जीव का संसार, इसके बारे में आपका चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे पहली टॉपिक है व्हाट इज लिविंग, लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं। सेकंड है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, लिविंग वर्ल्ड की जो डाइवर्सिटी है उसके बारे में बताना है। और थर्ड थिंग्स है आपकी, थर्ड टॉपिक जो आपकी है वो है टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में बताना है। और उसके बाद फोर्थ जो होता है वो टेक्सोनॉमिकल एड्स, यानी टेक्सोनॉमिकल के बारे में बताना है। तो ये इतनी सारी चीज़ें हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, सबसे पहले, हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड, जो ये जीवित संसार है, लिविंग वर्ल्ड है, कितना आश्चर्यजनक है। द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप इज अमेजिंग, कह रहा है जो इनके लिविंग टाइप के रेंज हैं, जो वाइड रेंज इतना ज़्यादा विस्तृत है कि ये अमेजिंग है। द एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हैबिटाट्स इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, कह रहा है एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हैबिटाट मतलब होता है वास स्थान, पाए जाने के स्थान पे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं। जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हैबिटाट होते हैं वहाँ पे भी लिविंग थिंग्स दिखाई पड़ जाते हैं। जब हम लोग मेथेनोजन बैक्टीरिया पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे आर्की बैक्टीरिया, मेथेनोजन बैक्टीरिया। मेथेनोजन बैक्टीरिया गट में पाए जाते हैं, जो एनिमल के गट होते हैं उसमें पाए जाते हैं। और जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं जहाँ पे वॉल्केनो इरप्शन होता है वहाँ पे भी पाई जाती हैं। तो लिविंग थिंग्स ऐसा है कि जो इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटाट जो होते हैं वहाँ पे भी पाए जाते हैं। भी कोल्ड माउंट कहाँ पे पाए जा सकते हैं, कोल्ड माउंट में भी पाए जाते हैं। कहाँ पे, कोल्ड माउंट में, जहाँ एकदम ठंडी पड़ती है माउंटेन पे, कोल्ड माउंटेन पे पाए जाते हैं। ठीक है, और कहाँ पाए जाते हैं, डिसिडुअस फॉरेस्ट, यानी जो आपके वन होते हैं, डिसिडुअस फॉरेस्ट, सदाबहार वन कहते हैं इसे, वहाँ पे पाए जाते हैं। ओशियंस, ओशियन मतलब सागर में पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, लेक्स में पाए जाते हैं, डेजर्ट में पाए जाते हैं, हॉट स्प्रिंग, और जहाँ पे गर्म जलधारा बहती है वहाँ पे भी पाए जाते हैं। लिप्स अस स्पीचलेस, ठीक है। द ब्यूटी ऑफ ग्लोपिंग, ग्लोपिंग हार्स, ग्लोपिंग हार्स मतलब होता है कि जो हार्स इधर उधर दौड़ता रहता है, उछल कूद मचाता है, उसी को क्या कहते हैं, ग्लोपिंग हार्स कहते हैं। ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है, सरपट दौड़ना या उछल कूद मचाना, तो उसे क्या कहते हैं। यह ब्यूटी अगर आप देखें, ये सुंदरता देखें किसकी, घोड़े की फुदकने की। ऑफ द माइग्रेटिंग बर्ड्स, पक्षियों के माइग्रेट करने की। माइग्रेशन मतलब होता है एक का स्थान से कोई ऑर्गेनिज्म वन प्लेस टू अनदर प्लेस चला जाता है, और जब भी नीड होती है वो अपने प्लेस को वापस लौट आता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, माइग्रेशन कहते हैं। माइग्रेटिंग बर्ड्स भी होती हैं, फिश भी होती हैं, बहुत सारे एनिमल माइग्रेटिंग होते हैं। जैसे सपोज करिए कि आपके परिवार का कोई सदस्य भारत उत्तर प्रदेश राज्य से, यूपी के राज्य से निकल करके, सपोज करिए कि यहाँ यूपी है, यूपी से निकल करके कोई व्यक्ति यहाँ पे चला गया बॉम्बे, ठीक है, या किसी दूसरे मुल्क में चला गया। चलो हम यहाँ से इसको क्या करते हैं, सिंगापुर चला गया, ठीक है, सिंगापुर चला गया, वहाँ जा करके वो अर्निंग कर रहा है। कुछ समय के बाद वो फिर अपने घर को लौट आता है, इसे क्या कहते हैं, माइग्रेशन कहते हैं। ठीक, या आप जब यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाएंगे, अभी तो आप मान लीजिए छोटे स्कूल में, जब यूनिवर्सिटी में आप पढ़ने जाते हैं, मान लेते हैं आप पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, ठीक, आजमगढ़ के इर्द गिर्द पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। पूर्वांचल से आपको अवध यूनिवर्सिटी में जाना है, अवध यूनिवर्सिटी कहाँ है, अयोध्या में, ठीक, अवध यूनिवर्सिटी में जाना, तो यहाँ से आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट दिया जाता है, यानी दूसरा कोर्स करने के लिए आप फिर इस यूनिवर्सिटी में लौट आएंगे। ठीक है, उसी प्रकार से पक्षियों का एक स्थान से दूसरे स्थान पे माइग्रेट कर जाना। जैसे ठंडी के दिनों आप देखते हैं एक पक्षियाँ आती हैं, उसे क्या कहते हैं आप लोग, साइबेरियन बर्ड्स। तो कहाँ से आती हैं, साइबेरिया से आती हैं, तो साइबेरिया से भारत में आती हैं, यहाँ पे वो अपने रहती हैं 2-3 महीने 4 महीने, और फिर जैसे ही उनका सीजन खत्म होता है, ठंडी खत्म होती है, फिर रिटर्न अपने देश को चली जाती हैं। इसी कंडीशन को क्या कहते हैं, माइग्रेटिंग बर्ड्स। आगे चल जाए, द वैली ऑफ फ्लावर, फूलों की घाटियों के बारे में आपने सुना होगा। फूलों की घाटी कहाँ पाई जाती है, आपके केरल, यहाँ पे
जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं फूलों की घाटियाँ, यानी वहाँ पे बहुत सारे फूल गिरते हैं। आर द अट्रैक्टिंग शार्क, या शार्क को अट्रैक्ट करते हुए आपने देखा, अटैकिंग शार्क, शार्क को अटैक करते हुए आपने देखा होगा, ठीक है, उछल कूद मचा कर कैसे अटैक करते हैं किसी को। अवेक्स अवे एंड द डीप सेंस ऑफ द विंडर, the ecological conflict and cooperation among members of the population and among population of community, or even the molecular traffic inside a cell make us deeply reflected on what indeed of life। कह रहा है सीधा सा मतलब इसका है कि कोलाजी में ये सारी चीज़ें देखने को तो मिलती हैं, लेकिन आपको बताना है कि इससे लाइफ से क्या मतलब है, ठीक है। दिस क्वेश्चन हैज़ टू इम्प्लिसिटी क्वेश्चन विद इन इट। कह रहा है कि इसके अंदर दो क्वेश्चन इंक्लूड हो जाते हैं। द फर्स्ट इज ए टेक्निकल वन, एक पहला तो टेक्निकल क्वेश्चन हो जाता है, एंड सीक्स आंसर टू व्हाट लिविंग इज एज अपोज टू द नॉन लिविंग। पहला तो टेक्निकल हो जाता है कि किस वस्तु को हम लिविंग कहेंगे और कैसे बताएंगे कि नॉन लिविंग से अपोजिट है यानी अलग है। एंड द सेकेंड इज द फिलोसफिकल वन, और दूसरा जो होता है दार्शनिक तरीका हो जाता है, फिलोसफी के आधार पर बताना है। फिलोसफी के आधार पर अगर आप बताएंगे द सीक्स आंसर टू द, किस पे है, द सीक आंसर टू व्हाट द पर्पज ऑफ लाइफ, लाइफ का मतलब क्या है। दार्शनिक वे में अगर हम चले जाएं, फिलॉसफी के फेज में अगर पढ़ें तो बात आएगी कि लाइफ का मतलब क्या है, लाइफ की नेसेसिटी क्या है। तो पहला तो है लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स के पेज में बताना है, एक ऐसा क्वेश्चन हो जाता है, ऐसा क्वेश्चन टेक्निकल क्वेश्चन हो जाता है। लेकिन अगर फिलोसफिकल वे में हम आप बात करें तो फिलोसफिकल वे में आपका जो आंसर होता है कि यहाँ पे लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, या लाइफ की मतलब क्या है, लाइफ की नेसेसिटी क्या है, या लाइफ का फेज क्या है, इन सब चीज़ों पे मुद्दा होगा फिलॉसफी के आधार पे, ठीक है। ए साइंटिस्ट वी शैल नॉट अटेम्प्ट आंसरिंग द सेकंड क्वेश्चन। अगर एक साइंटिस्ट की दृष्टि से हम लोग बात करें, एक साइंटिस्ट की दृष्टि से बात करें, वैज्ञानिक की दृष्टि से बात करें, तो हम सेकंड क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करेंगे, चूँकि ये फिलॉसफी की चीज़ें अलग हैं कि आप मोह माया त्यागो, बाबा के शरण में आओ, सारे धन दौलत दान करो। ये फिलॉसफी की चीज़ें, अध्यात्म की चीज़ें जो हैं वो अध्यात्म में मिलेंगी, वेदों में मिलेंगी, पुराणों में मिलेंगी, कुरान में मिलेंगी, वहाँ पे मिलेंगी। लेकिन यहाँ पे हम लोग साइंस के फेज ऑफ व्यूज अगर देखेंगे तो हम सेकंड क्वेश्चन का आंसरिंग नहीं करेंगे। वी विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इज लिविंग। हम लोग पहली बार कोशिश करेंगे किसको, पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की, और उसका मतलब क्या होगा, व्हाट इज लिविंग, लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। चलिए, व्हाट इज लिविंग, लिविंग थिंग्स क्या है आपको बताना है। व्हाट इज लिविंग, लाइफ क्या है आप बताइए। व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग वी कन्वेंशनली लुक फॉर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक एग्जिबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। कह रहा है जैसे हम लिविंग थिंग्स को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो लिविंग थिंग्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। जैसे सच एज क्या है लिविंग थिंग्स का, ग्रोथ, पहला फीचर क्या है, ग्रोथ। सेकंड है रिप्रोडक्शन, एंड थर्ड एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट एंड माउंट टू द सुटेबल रिस्पॉन्स कम टू द आवर माइंड इमीडिएटली एज यूनिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कह रहा है कि देखिए जैसे हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे लिविंग थिंग्स के, सबसे पहले आएगा ग्रोथ। ग्रोथ कैसे होती है, नंबर ऑफ सेल का ग्रोथ करना और मास ऑफ सेल का ग्रोथ करना इज कॉल्ड ग्रोथ, डेवलपमेंट या ग्रोथ कहलाता है, ठीक। सेकेंड थिंग्स रिप्रोडक्शन, ऑफ स्प्रिंग अपने जैसी, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसी ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। मेथड चाहे ए सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन हो या सेक्सुअल मेथड ऑफ या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो, यानी मेथड चेंज हो सकते हैं बट हर एक ऑर्गेनिज्म अपनी जैसी ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करता है, ऑफ स्प्रिंग को पैदा करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। एबिलिटी टू सेंस, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा सेंस ऑर्गन के बारे में, किसमें, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। हालांकि इस साल कोर्स से रिमूव कर दिया गया था, तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के बारे में आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं। अगर ह्यूमन बीइंग की बात कर लें तो ह्यूमन बीइंग के पास 5 सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं, और 5 सेंस ऑर्गन नोज है, ईयर है, टंग है और स्किन है, और क्या है, नोज, ईयर, टंग, स्किन और आइज, ये 5 सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं। इसके साइंटिफिक नेम आपसे पूछे जाते हैं तो कभी हम बताएंगे आपको उसके बारे में। तो ये जो है हमारे सेंस ऑर्गन, और इनका काम क्या होता है कि जो भी वेव आती हैं, जो भी इनके पास सुटेबल चीज़ें आती हैं, उसे क्या करते हैं, इस पर रिस्पॉन्स भी करते हैं। जैसे मान लीजिए
आपको कोई बुला रहा है, आपके साउंड, उसकी साउंड एयर से होते हुए कहाँ आई, आपके ईयर में, और जैसे आपके ईयर में आई आपने उस साउंड को लिसन किया, लिसन करने के बाद आप उस पर रिस्पांस देंगे, ठीक है। उसी तरह से आपकी स्किन के ऊपर अगर मॉस्किटो बाइट कर रहा है तो आप उस पर रिस्पांस देते हैं, उसे मारते हैं, या आपको कोई स्पाइन लग गया या कहीं चोट लग गई तो उस पर आप रिस्पांस देते हैं। उसी तरह से आपको बैड स्मेल आ रही है या गुड स्मेल आ रही है तो उस पर आप रिस्पांस देते हैं। तो बॉडी क्या करती है कि लिविंग थिंग्स की जो बॉडी होती है वो रिस्पांस देती है, लेकिन क्या जो नॉन लिविंग थिंग्स की है क्या उस रिस्पांस देगी? सेंस ऑर्गन नहीं पाए जाएंगे नॉन लिविंग थिंग्स में, ठीक है। वन कैन ऐड ए फ्यू मोर फीचर्स लाइक मेटाबॉलिज्म। कह रहा है कि अगर हम और फीचर की बात करें तो हम किसको जोड़ सकते हैं? मेटाबॉलिज्म के बारे में जोड़ सकते हैं। मेटाबॉलिज्म एबिलिटी टू द सेल्फ रिप्लिकेट, अपने आप से दुगड़न की क्षमता पाई जाती है, ठीक है। सेल्फ ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनाइज, अपने बॉडी के सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्षमता पाई जाती है। इंटरेक्ट एंड इमरजेंसी टू दिस लिस्ट, ठीक। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच ऑफ देम। चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो इतनी सारी चीज़ों के बारे में हमको डिस्कस करना है। मुझे लग रहा है कि आपकी लेंथ जो वीडियो की है 20 से 22 मिनट की हो गई है। हालांकि हम लोग थोड़ा सा आगे और पढ़ाएंगे इसको और देखते हैं कुछ फीचर के बारे में। सबसे पहला फीचर जो है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो एबिलिटी होती है वो क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। क्या करते हैं? ग्रो करते हैं, और ग्रो करके बड़े होते हैं, यानी ग्रोथ होती है। इंक्रीज द मास, आप लिख सकते हैं हेडिंग डाल करके ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, और उसमें लिखेंगे इंक्रीज द मास, यानी मास का बढ़ना, ठीक। मास मतलब द्रव्यमान, ठीक है, मास का बढ़ना। एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ द इंडिविजुअल, नंबर ऑफ सेल, यहाँ पे इंडिविजुअल की जगह पे नंबर ऑफ सेल कर लीजिए, तो सेल का इंक्रीज होना क्या कहलाता है? ग्रोथ कहलाता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल के नंबर का बढ़ना या उसके अंदर मास का बढ़ना किसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर में आता है? ग्रोथ के कैरेक्टरिस्टिक फीचर में आता है। ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं। एनिमल कितने प्रकार के होते हैं? जो ऑर्गेनिज्म होते हैं 2 टाइप के होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आप 9th में पढ़े थे। और कैसे होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म? और दूसरा कौन होता है, जल्दी बता दीजिए। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बाद मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो अपने पूरी लाइफ में ओनली 1 सेल रखते हैं, उसे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म उसे कहते हैं जो अपनी पूरी लाइफ में किसको रखते हैं? मोर देन 1 सेल रखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो कह रहा है कि यहाँ पे देखिए ध्यान से, ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे ग्रो करते हैं? सेल डिवीजन के थ्रू ग्रो करते हैं, सेल डिवाइड करते हैं। अब सेल डिवीजन जो होते हैं आपके कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। हालांकि आप जब 11th में ही पढ़ेंगे, सेल डिवीजन वाला चैप्टर हमको पढ़ाना था, हमने रोक दिया था उस पर। तो सेल डिवीजन आपको आपके कोर्स में 2 टाइप का दिया गया। कैसा दिया गया? ए माइटासिस और मियास, एक सेकेंड। सेल डिवीजन आपकी कितनी टाइप की हो गई? 3 टाइप। ए माइटासिस और मियासिस, ठीक है। ए माइटासिस में किस में होता है? उस ऑर्गेनिज्म में होता है जिसमें न्यूक्लियस का डिवीजन नहीं होता, जैसे कि मोनरा किंगडम में, यानी प्रोटोजोआ, जो भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं मोनरा किंगडम के, उसमें ए माइटासिस सेल डिवीजन होता है, जैसे बैक्टीरिया में। और उसके बाद माइटासिस सेल डिवीजन को क्या कहते हैं? और दूसरा होता है माइटासिस, और तीसरा होता है मियासिस। माइटासिस में कहते हैं इक्वल डिवीजन होता है, इसमें सेल डिवाइड तो होगी लेकिन क्रोमोसोम नंबर सेम रह जाता है। और मियासिस जो होती है उसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, जिससे जर्मिनेटिंग सेल का निर्माण होता है। क्लियर है? इन प्लांट, अगर प्लांट की बात करें, दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पान। कह रहा है कि जो प्लांट होते हैं उसमें सेल डिवीजन पूरी लाइफ स्पान होती रहती है। आप देखिए आपके जो इर्द गिर्द आम के पेड़ होंगे, कुछ आम के पेड़ों में नए नए पत्ते आए होंगे, और कुछ आम के पौधे ऐसे होंगे, पेड़ ऐसे होंगे जिसमें नए पत्ते तो नहीं आए होंगे, तो फल आए होंगे। यानी ये अपनी पूरी लाइफ क्या करते हैं? डिवाइड होते रहते हैं, डिवाइड होने की क्षमता पाई जाती है। यही कारण होता है कि जो प्लांट होते हैं पूरी लाइफ ग्रोथ करते हैं, जबकि एनिमल एक लाइफ के बाद ग्रोथ नहीं करता है, उसी पे रुक जाता है। ये काम क्यों होता है प्लांट में? क्योंकि प्लांट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं। आपसे पूछा जाता है कि प्लांट पूरी लाइफ ग्रोथ कैसे करता है, तो आप कहेंगे दे हैव टू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जबकि ह्यूमन बॉडी में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या एनिमल बॉडी में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं पाए जाते। क्लियर है? इन एनिमल, अगर एनिमल की बात करें
दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू द सर्टेन एज। एनिमल में कहाँ पाई जाती है यह एज? कुछ ही एज तक दिखाई पड़ती है। जो ग्रोथ होती है, बॉडी की ग्रोथ होती है, कुछ एज तक दिखाई पड़ती है। 12 साल, 14 साल, 15 साल तक व्यक्ति बढ़ता है, उसके बाद उसकी ग्रोथ नहीं होती है। फिर वो डायमीटर में बढ़ना शुरू करता है, ठीक है, मोटाना शुरू करता है। हालांकि कुछ लोग वो भी नहीं कर पाते। हाउएवर, जबकि सेल डिविजन अकर इन सर्टेन टिश्यू टू रिप्लेस लास्ट सेल। कह रहा है कि सेल डिवीजन किस पे डिपेंड करती है? सर्टेन टिश्यू पे डिपेंड करती है। जैसे कि प्लांट में पूरी लाइफ में सेल डिवीजन होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं, जबकि एनिमल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं पाए जाते। क्लियर है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किसके द्वारा ग्रो करते हैं? सेल डिवीजन के द्वारा ग्रो करते हैं। इनकी ग्रोथ होती है, 1 से 2 सेल हो जाती हैं। वन कैन इजली ऑब्जर्व दिस इन इट इन विट्रो कल्चर बाय सिंपल counting the number of the cell under the microscope. A majority of higher animal and plant growth and reproductions are mutually exclusive event। कह रहा है कि अगर मेजॉरिटी देखी जाए तो ग्रोथ करना और क्या करना, दूसरी चीज़ पे अगर फोकस करें, ग्रोथ करना और रिप्रोडक्शन करना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए सेम टाइम लगता है। जैसे वो ग्रोथ कर रहे हैं या डिवीजन कर रहे हैं, दोनों एक जैसा लगता है। इसी तरह से हम उसे रिप्रोडक्शन या ग्रोथ के फेज में रख सकते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। कह रहा वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आल्सो ग्रो। कह रहा कि अगर हम इसी को माने, ग्रोथ के आधार पे हम लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को डिवाइड करने की कोशिश करें, तो समस्या क्या खड़ी है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो भी ग्रो करते हैं। इंक्रीज द बॉडी मास, उसमें भी बॉडी मास बढ़ता है। एंड सर्टेन फॉर क्या है, क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ, इसमें भी ग्रोथ की क्राइटेरिया पाई जाती है। किसमें? नॉन लिविंग थिंग्स में। जैसे माउंटेन, ठीक है, बोल्डर एंड सैंड माउंट डू ग्रो। कह रहा है जो माउंटेन होते हैं वो क्या करते हैं? ग्रो करते रहते हैं। आपने 10th में पढ़ा होगा किसको? माउंट एवरेस्ट के बारे में, कि उसकी ग्रोथ होती जा रही। या आपके पास जो भी चीज़ें होती हैं, सैंड के जो टीले बने होते हैं, सैंड का जो टीला होता है, जो सैंड के ऊंचे ऊंचे टेबल आपको दिखाई पड़ते हैं, टीले दिखाई पड़ते हैं, वो क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं, बढ़ते रहते हैं। हाउएवर दिस काइंड ऑफ ग्रोथ एग्जिबिटेड बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज बाय एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द सरफेस। कह रहा है जो नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर ग्रोथ हो रही है, उसमें क्या हो रहा है? एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल, यानी मटेरियल का एक्युमुलेशन मतलब होता है इकट्ठा होना। मटेरियल का इकट्ठा होना हो जाता है किस पे? सरफेस पे, इन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जबकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फॉर्म इनसाइड। और जो इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, माफ करिएगा, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें ग्रोथ कहाँ होती है? इनसाइड होती है। जो नॉन लिविंग होते हैं उसमें ग्रोथ कहाँ होती है? आउटसाइड होती है, एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल होता है। जबकि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें ग्रोथ कहाँ होती है? इनसाइड होती है। तो आप अपने बॉडी उसमें बढ़ा सकते हैं कि लिविंग थिंग्स में जो ग्रोथ होती है वो कहाँ होती है? इनसाइड होती है। जबकि नॉन लिविंग थिंग्स में ग्रोथ क्या होती है? एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल के थ्रू होती है। अतः हम कह सकते हैं कि ग्रोथ देयर फोर कैन नॉट बी टेकन एज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसलिए हम ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के अंतर्गत नहीं रख सकते हैं, या गलत हो गया, ठीक है। अब हम ये तो कह सकते हैं ग्रोथ होती है लिविंग थिंग्स में, लेकिन अगर हम इसे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी रखें कि हम इसी एक फेज पे बता दें कि ग्रोथ के आधार पे लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स, तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, और यह क्या हो जाता है? हमारा गलत हो जाता है। Conditions under which it can be observed in all living organisms have to be explained, and then we understand that it is a characteristic of living system. A dead organism does not grow। कह रहा है कि अगर लिविंग सिस्टम के अंतर्गत ये है तो एक लिविंग थिंग्स जब मर जाती है तो उसकी ग्रोथ नहीं होती है। तो इसलिए हम कह भी सकते हैं, अगर हम इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, तो जब लिविंग थिंग्स मर जाता है, कोई भी जीव मर जाता है, तो उसमें ग्रोथ नहीं होती है। तो उसके आधार पे भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन ये सीधे सीधे यहाँ पे इस लाइन को आप ध्यान करिए कि हम कह सकते हैं कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के आधार पे ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है।
अगर हम ग्रोथ को रखें और डिफाइनिंग प्रॉपर्टी माने तो ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी की लेवल में या क्राइटेरिया में नहीं आता है। तो यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, आज विराम देते हैं अपने टॉपिक को। कल हम लोग डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन के आगे और तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। 2 से 3 दिन में आपका चैप्टर ये जो है कंप्लीट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपका वीडियो आपको पसंद आया होगा। देखिए, मेरे एक बार पढ़ाने से आपके समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। आप काम करिए कि एनसीईआरटी लीजिए, 2 पैरा पढ़ें हम लोग। 2 पैरा आप अपने खुद से पढ़ेंगे। मेरी वीडियो की लेंथ कितनी हुई, 30 मिनट हुई है। आप खुद से पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में मैक्सिमम जो ड्यूरेशन होगी वह आपकी 20 मिनट होगी। 20 मिनट में आप इसे रिवीजन कर सकते हैं और रिवीजन करते रहेंगे तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। अगर वीडियो के साथ साथ आप रिवीजन करते जाएंगे, एनसीईआरटी बहुत कॉस्टली नहीं, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आपको नहीं मिला तो ऑनलाइन आप मंगा लीजिए। कोविड-19 में बाहर मत जाइए, मार्केट में मत निकलिए और कोशिश करिए बचा के रहिए। खुद को भी, अपने दोस्तों को भी, अपने परिवारीजन को भी बचा के रखिए। तो आप अपनी मार्केट से बुक परचेज कर सकते हैं। नहीं परचेज कर सकते हैं तो आप ऑनलाइन उसे शॉपिंग कर लीजिए। ऑनलाइन एजेंट आपके घर पे पहुंचा देंगे। सैनिटाइजर वगैरह लगा करके आप अपने पास रखिए। जरूर से एनसीईआरटी पढ़िए। ये है एनसीईआरटी, आपके सिलेक्शन की रीढ़ खड़ी करेगी और आपकी एनसीईआरटी आपको बहुत बड़े स्तर तक ले जाएगी, आपके सिलेक्शन को भी कंप्लीट कराएगी। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर विदा लेते हैं। कोशिश करते हैं कि आप जहाँ होंगे, दुआ करते हैं ईश्वर से कि आप जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।